नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। कृषि दर्शन आप किसानों का अपना कार्यक्रम, जहां आपको मिलती हैं कृषि जगत से जुड़ी हुई तमाम नई जानकारियां, ताकि आप इन जानकारियों का कृषि में उचित इस्तेमाल कर सकें और खेती किसानी को फायदेमंद बना सकें। हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत होगी विज्ञान और किसान से, उसके बाद बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की और अंत में दिखाएंगे हम आपको फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि दर्शन की। सबसे पहले नजर विज्ञान और किसान पर। विज्ञान और किसान में आज हम आपको बताएंगे रसीले लाल लाल टमाटरों के बारे में। जी हाँ, इनका भरपूर इस्तेमाल होता है। आप अगर बात करें रसोई घर की, तो इन्हें रसोई घर की शान कहा जा सकता है। विटामिन सी से भी भरपूर होते हैं और हमारे किसान भी इसकी खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। आज इसी कड़ी में हम आपको बताएंगे एक नई किस्म के बारे में, जिसका नाम है अर्का रक्षक। कैसे हमारे किसान इसकी खेती कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं, आइए जानते हैं। सब्जियां बहुत नाजुक फसल मानी जाती हैं। मौसम की जरा सी मार इन्हें नष्ट करने के लिए काफी है। नाजुक होने की वजह से ही इनमें कीड़े और बीमारियां लगने का अंदेशा भी ज्यादा रहता है। टमाटर को ही ले लीजिए, इसमें 3 समस्याएं ज्यादा आती हैं: पत्ती मोड़क विषाणु, जीवाणुविक झुलसा और अगेती अंगमारी। अकेला अंगमारी रोग ही फसल को 70 से 100% तक नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में हमारे वैज्ञानिकों ने अपना हुनर दिखाया और टमाटर की ऐसी किस्म तैयार की जिसमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता थी और जो कीटों का भी मुकाबला कर सकती थी। बात 2012-13 की है। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में रहने वाले किसान टमाटर की फसल को लेकर बहुत परेशान थे। समस्या ये थी कि इनके पास प्रतिरोधी किस्म मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ उपज कम हो रही थी। बात वैज्ञानिकों तक पहुंची तो उन्होंने अर्का रक्षक किस्म से किसानों को रूबरू कराया। बिष्णुपुर कृषि विज्ञान केंद्र ने अर्का रक्षक को किसानों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। यहाँ के वैज्ञानिकों ने समस्याओं को सुना और 230 किसानों को अर्का रक्षक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने किसानों के बीच जाकर इसका प्रदर्शन भी किया और खेतों पर जाकर परीक्षण भी। नतीजे चौंकाने वाले थे। इस किस्म की उपज सामान्य प्रजातियों के मुकाबले ज्यादा पाई गई और किसानों को लाभ भी अधिक हुआ। परीक्षण 2 साल तक चला, बल्कि 2017-18 और 2018-19 के खरीफ सीजन के दौरान अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन किया गया। सफल परीक्षण से किसान उत्साहित हुए और अर्का रक्षक लोकप्रियता की सीढ़ियां चढ़ने लगी। समस्या सिर्फ मणिपुर तक ही सीमित नहीं थी। कर्नाटक के एक गांव में तो बीमारियों से परेशान किसानों ने टमाटर बोना ही बंद कर दिया था। बहरहाल अर्का रक्षक में उनके लिए उम्मीद की किरण नजर आई। ये भारत की पहली त्रिगुणित रोग प्रतिरोधी किस्म है। त्रिगुणित यानी 3 रोगों पत्ती मोड़क विषाणु, जीवाणुविक झुलसा और अगेती अंगमारी से रक्षा करने वाली। इसकी F1 संकर प्रजाति का एक पौधा 18 किलो टमाटर दे सकता है। इस किस्म को 2010 में बेंगलुरु स्थित भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ने विकसित किया और इसकी आरंभिक उपज 75 से 80 टन प्रति हेक्टेयर रही। संकर प्रजाति के फल गोल और बड़े होते हैं। गहरे लाल रंग के हर टमाटर का वजन 90 से 100 ग्राम के आसपास होता है। ठोस होने की वजह से ये दूर दराज के बाजार तक ले जाने के लिए उपयुक्त है और प्रसंस्करण के लिए बिल्कुल अनुकूल। मणिपुर के बिष्णुपुर में जब अर्का रक्षक को लगाया तो बेहतर परिणाम सामने आए। जल्द ही आसपास के किसानों के बीच इसके चर्चे होने लगे, लिहाजा उन्हें भी इस प्रजाति के प्रति प्रोत्साहन मिला और उन्होंने भी इसे आजमाने में दिलचस्पी दिखाई। किसानों के खेतों में वैज्ञानिक प्रदर्शन के दौरान उपज और आर्थिक लाभ दोनों में इजाफा देखने को मिला। अर्का रक्षक की सफलता को देखते हुए कई देशों से इसके बीज की मांग हो रही है। इस मांग को पूरा करने के लिए अर्का रक्षक के F1 बीजों का बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है। इसके अलावा अर्का रक्षक का बीज लेने के लिए बहुत से उद्यमी सीधे बेंगलुरु संस्थान पहुंच रहे हैं।
तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और हमने आपको बताया अर्का रक्षक के बारे में। इसी के साथ ही वक्त हो गया इस माह के कृषि कैलेंडर का। आइए आपको बताते हैं कि आप करेले की कैसे खेती कर सकते हैं और उनमें किसी तरह की कीट और बीमारी ना लगे, अच्छा उत्पादन आपको प्राप्त हो। ऐसे में कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना शुरुआत से ही जरूरी है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जनवरी माह में किसान करेले की बुआई कर सकते हैं। करेले के संकर बीज की बुआई के लिए बलुई दोमट या दोमट मिट्टी होनी चाहिए। खेत समतल तथा उसमें जल निकासी की व्यवस्था के साथ सिंचाई की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। फसल में अच्छी बढ़वार, फूल और फलन के लिए 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान अच्छा होता है। बीजों के जमाव के लिए 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान अच्छा होता है। करेले के बीज की बुआई करने से 25 से 30 दिन पहले 25 से 30 टन गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद को 1 हेक्टेयर खेत में मिलाना चाहिए। बुआई से पहले नालियों में 50 किलो डीएपी, 50 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास का मिश्रण प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 ग्राम प्रति थमलर मिलाएं। 30 किलो यूरिया बुआई के 20 से 25 दिन बाद व 30 किलो यूरिया 50 से 55 दिन बाद पुष्पन व फलन के समय डालना चाहिए। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें कृषि दर्शन, बने रहे हमारे साथ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सीकर जिले के अजीतगढ़ के रहने वाले किसान जगदीश पारिक से। जी हाँ, इन्होंने कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खासतौर पर जैविक खेती में उनके नवाचारों को लेकर उन्हें पुरस्कृत भी किया गया है और उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस तरीके से इन्होंने जैविक खेती को अपनाया और कैसे अन्य किसानों के लिए वो एक नई राह बने, आइए जानते हैं। कृषि के क्षेत्र में अथक परिश्रम कर अपने लक्ष्य को हासिल करने वाले प्रगतिशील किसानों में एक नाम सीकर जिले के अजीतगढ़ के रहने वाले जगदीश पारिक का भी है। इनके जैविक खेती में किए जाने वाले नवाचारों के लिए भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। जगदीश पारिक मूल रूप से अजीतगढ़ कस्बे के रहने वाले हैं। 71 वर्षीय जगदीश सब्जियों की नई किस्म तैयार कर किसानों को मुहैया कराते रहे हैं। साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं। अभी के समय अधिक आमदनी पाने के उद्देश्य से ज्यादा रसायन का उपयोग किया जाने लगा है। बाजार में बिना कीटनाशकों का प्रयोग किए कोई खाद्य सामग्री सुगमता से उपलब्ध नहीं है और अगर कहीं उपलब्ध भी है तो उसकी कीमत इतनी अधिक है कि वो आम इंसानों की पहुंच से कोसों दूर है। लोगों की इसी परेशानी को देखते हुए श्री माधोपुर उपखंड के अजीतगढ़ निवासी जगदीश प्रसाद पारिक ने जैविक खेती की ओर रुख किया। जगदीश पारिक एक किसान हैं। खेती में नए प्रयोग करके इन्होंने किसान वैज्ञानिक का दर्जा प्राप्त कर लिया है। जैविक खेती को बढ़ावा देने की वजह से इन्होंने अपना तथा अपने क्षेत्र का नाम देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रोशन किया है। जगदीश पारिक निरंतर सब्जियों की नई किस्म विकसित करने में लगे रहते हैं। जैविक खेती के जरिए अच्छी गुणवत्ता, कीटरोधी तथा सामान्य से काफी बड़े आकार की सब्जियां पैदा करके जगदीश पारिक ने जैविक खेती की शुरुआत वर्ष 1970 से करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने गोभी की पैदावार से शुरुआत की। शुरू में इनकी पैदा की गोभी का वजन लगभग आधा किलो से पौन किलो तक होता था। रासायनिक खाद या कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया बल्कि सिर्फ गोबर से बनी हुई जैविक खाद का प्रयोग किया। पारिक के खेत में 15 किलो वजनी गोभी का फूल, 12 किलो वजनी पत्ता गोभी, 86 किलो वजनी कद्दू, 6 फुट लंबी घिया, 7 फुट लंबी तोरई, 1 मीटर लंबा तथा 2 इंच मोटा बैंगन, 3 किलो से 5 किलो तक गोल बैंगन,
250 ग्राम का प्याज, 3.5 फीट लंबी गाजर और एक पेड़ से 150 मिर्चियों तक का उत्पादन हो चुका है। सबसे अधिक किस्में फूल गोभी में हैं तथा इन्होंने अभी तक 8 किलो से लेकर 25 किलो 150 ग्राम तक की फूल गोभी का उत्पादन कर लिया है। अपने निरंतर प्रयोग तथा कार्यों के प्रोत्साहन स्वरूप इन्हें वर्ष 2000 में सृष्टि सम्मान तथा वर्ष 2001 में फर्स्ट नेशनल ग्रास रूट इनोवेशन अवार्ड मिल चुका है। वर्ष 2001 में ही 11 किलो की गोभी उत्पादन के लिए इनका नाम लिम्का बुक में दर्ज हो चुका है। पारिक अब तक 6 बार राष्ट्रपति भवन के कार्यक्रमों में शिरकत कर चुके हैं तथा सबसे वजनी गोभी के फूल के विश्व रिकॉर्ड में दूसरे पायदान पर हैं। जगदीश प्रसाद विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए जैविक खेती से 25 किलो 150 ग्राम वजनी गोभी का एक फूल उत्पादित कर चुके हैं। इस भाग में हम बात करते हैं विशेषज्ञ की और आपके सवाल विशेषज्ञ के सामने रखते हैं ताकि आपको सही जवाब मिल सके। तो आइए देखते हैं आज किस सवाल का जवाब दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने कार्यक्रम किसानों के सवाल और विशेषज्ञों के जवाब के। तो इसमें हम लेते हैं अपने अलग अलग किसानों के प्रश्न हम लेते हैं किसान का, जो कि अशोक चक्रवर्ती जी उत्तर प्रदेश से प्रश्न पूछ रहे हैं कि गोभी का पौधा है, इनका 1 महीने का हो गया है और इसमें कोई फूल नहीं आ रहे, इसके लिए वो क्या करें? देखिए अशोक चक्रवर्ती जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि फूल गोभी रोपाई के बाद 55 से 65 दिन के बाद उसमें हेडिंग होता है। अगर आप संकर किस्म का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो है 50 से 55 दिन रोपाई के बाद पुष्पन हो सकता है, हेडिंग हो सकती है। और अगर सामान्य किस्म आपने लगाई है तो उसमें 60 से 65 दिन के रोपाई के बाद हेडिंग होना शुरू होता है। और फिर अगर किस्म है और सामान्य किस्म है तो उसमें तकरीबन 15 से 25 दिन तक अवधि रहती है कर्डिंग की। और अगर संकर किस्म लगाई है उसमें लगभग 1 सप्ताह के अंदर सारे पौधे पुष्पन में आ जाते हैं और आप उसकी कटाई कर सकते हैं। सर, ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा, आप बने रहे हमारे साथ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। आज हम आपको बताएंगे सरसों की उन्नत प्रजातियों के बारे में। वैसे तो सरसों की बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन अगर हमारे किसान सही किस्मों का चुनाव करते हैं तो उन्हें अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। और इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं विशेषज्ञ जेसी गुप्ता, जिनसे बात की हमारे सहयोगी सौरभ ने। कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं जिसका चुनाव हमारे किसान कर सकते हैं और कैसे अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना मध्य प्रदेश में। आज हम बात करेंगे सरसों की उत्तम प्रजाति के बारे में। हमारे बीच में डॉक्टर जेसी गुप्ता जी मौजूद हैं, वो हमें जानकारी देंगे इसके बारे में। सर, जो सरसों की जो उत्तम प्रजाति की जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में बताइए, आप क्या रिसर्च कर रहे हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है हमारे किसान भाइयों के लिए। सरसों की जो उत्तम प्रजातियां हैं, हमारा जो ये केंद्र है राष्ट्रीय राई सरसों अनुसंधान परियोजना का, ये मुरैना में पिछले 35 वर्षों से यहाँ कार्य कर रहा है। हमारे 4-5 विभागों के वैज्ञानिक यहाँ कार्यरत हैं। हमारे इस केंद्र से 11 प्रजातियाँ विकसित की गई हैं अभी तक, जिसमें से हमारी जो प्रजातियाँ हैं उसमें राई की प्रजातियाँ
5 प्रजातियां और जो सरसों की हैं 7 प्रजातियां यहाँ से विकसित की गई हैं, जिसमें राज विजय सरसों है। ये राष्ट्रीय लेवल पर इसका जो विकास हुआ है और ये हमारे राजस्थान के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए ये प्रजाति है, ये मान्य की गई है। और इस प्रजाति में जो तेल की मात्रा है वो तेल की मात्रा दूसरी प्रजातियों की तुलना में अधिक है। यहाँ जो है 40 से 41% तक मुरैना की प्रजातियों में तेल की मात्रा किसान भाइयों को मिलती है और इसकी उपज भी बहुत अच्छी है। 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस प्रजाति की उपज आती है। हमारी दूसरी एक प्रजाति है जो है राज विजय सरसों 1। यह प्रजाति जो है बहुत जल्दी पक कर के तैयार हो जाती है। जैसे तोरिया 90 से 100 दिन में आती है, इसी तरह से ये जो प्रजाति है हमारी, ये प्रजाति 100 से 108 109 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। तेल की मात्रा भी इसमें बहुत अधिक 40 41 42% तक है और इसकी उपज भी काफ़ी अच्छी आती है। इस प्रकार अभी हमारे केंद्र से पिछले वर्ष राज विजय सरसों 3 का विकास हुआ है। यह प्रजाति इन सभी प्रजातियों से अच्छी यहाँ पर इसकी उपज इस केंद्र से किसान भाइयों के लिए मिलने वाली है। इस प्रजाति की जो औसत उपज आ रही है वो 20-22 कुंटल से 28 कुंटल तक आ रही है और तेल की मात्रा भी इसमें बहुत अच्छी है। और ये प्रजाति जो है जो तना गलन, तना सड़न रोग जो आता है उसके लिए भी थोड़ा सा इसमें प्रतिरोधक क्षमता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे केंद्र से बहुत अच्छी सरसों की प्रजातियां यहाँ से विकसित की गई हैं। इसी प्रकार राई की अगर बात करें, तोरिया की अगर बात करते हैं तो तोरिया में भी हमारे इस केंद्र से अभी 2008 के बाद जब राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से अलग हो गया, उसके बाद 3 प्रजातियाँ यहाँ से विकसित हुई हैं। राज विजय तोरिया 1, राज विजय तोरिया 2, राज विजय तोरिया 3। ये 3 प्रजातियां यहाँ से इस केंद्र से विकसित हुई हैं, जिनकी उपज 15 कुंटल से लगा करके 20-21 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर आती है और ये 90 से 100 दिन में पक कर के तैयार हो जाती हैं। इन प्रजातियों में जो तेल की मात्रा है वो है 42, 43, 44% तक तेल की मात्रा आती है। तो किसान भाइयों, आप जो है इन प्रजातियों को अपने यहाँ से बीज उपलब्ध है, आप इसको लें और आपको अधिक से अधिक सरसों और राई में अधिक से अधिक तेल मिलेगा और आपको अधिक से अधिक मुनाफा होगा, अधिक से अधिक आपको उपज प्राप्त होगी। और अब बात करते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की, जिसका मकसद ये है कि कृषि के क्षेत्र को गति दी जाए और आर्थिक रूप से इसे और मजबूती प्रदान की जा सके। तो आइए देखते हैं क्या विशेष है इसमें। कृषि क्षेत्र के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंकड़े बताते हैं 15 से 20% उपज खरीदार तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाती है। बर्बादी के बड़े कारणों में भंडारण की सही व्यवस्था का अभाव और प्रसंस्करण इकाइयों की कमी है। कृषि अवसंरचना जितनी मजबूत होगी, बर्बादी उतनी ही कम होगी। 1 लाख करोड़ की धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होगी। इसके साथ साथ प्रसंस्करण इकाइयां, निजी उद्यम, किसान उत्पादक संगठन और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, विपणन सहकारी समितियां भी इसका लाभ ले सकती हैं। साथ ही संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और संग्रहित अवसंरचना प्रदाता भी इसके हकदार होंगे। केंद्रीय एजेंसियां, राज्य एजेंसियां या स्थानीय निकायों की ओर से प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं भी इस योजना का हिस्सा बन सकती हैं। कृषि अवसंरचना कोष असल में मध्यम या लंबी अवधि के ऋण की सुविधा प्रदान करता है। खास बात यह है कि सभी तरह के ऋणों में हर साल 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। ये छूट अधिकतम 7 साल के लिए होगी। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा। पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि खेती और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण सुविधा ग्रामीण इलाकों में रोजगार के कई अवसर उत्पन्न करेगी।
आज के दौर में हमारे किसान इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और वो स्मार्टफोन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आइए आपको बताते हैं आज एक ऐसी ही ऐप के बारे में जिसका इस्तेमाल हमारे किसान कर सकते हैं, जिससे जुड़ सकते हैं। इस ऐप का नाम है कृषि ज्ञान ऐप। आइए देखते हैं विस्तार से इसके बारे में। ग्रामीण इलाकों और किसानों तक कृषि संबंधी जानकारी पहुंचाने के लिए विकसित किया गया है। यह किसानों को कृषि विशेषज्ञों के साथ जुड़ने और खेती से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए सक्षम बनाता है। यह किसानों को फसल उत्पादन और प्रौद्योगिकियों के बारे में शिक्षित करने और विपणन के बाद फसल से संबंधित मुद्दों में मदद करता है। इसका उपयोग पशुधन उत्पादन प्रबंधन और मशरूम, मधुमक्खी पालन इत्यादि जैसे विभिन्न आर्थिक उद्यमों को लेने के लिए किया जा सकता है। उपयोगकर्ता कटाई, खेतों की फसलों और सब्जियों और पशु चारा से संबंधित जानकारी और चित्र अपलोड कर सकते हैं। और अब बात करते हैं मौसम के हाल की। आपको दिखाते हैं मौसम से जुड़ी खास बातें, ताकि हमारे किसान इन बातों को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्य को आगे बढ़ा सकें। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन अनेक जगह बरसात होगी। केरल में भी 2 दिन अनेक स्थानों पर बादल बरसेंगे। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में शनिवार को कहीं कहीं बारिश हो सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश होने का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी कुछ जगह पानी बरसेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में छिटपुट बरसात होगी। अब नजर डालते हैं मंडी भाव पर। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे जिंसों के भाव। गुजरात की ध्रोल मंडी में गेहूं का भाव रहा 1220 से 1840 रुपए क्विंटल। वहीं गुजरात की जम्बूसर मंडी में इसके सौदे 2000 रुपए से 2200 रुपए पर हुए। राजकोट में गेहूं के सौदे 1795 से 1900 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहाँ की बस्ती मंडी में गेहूं के भाव रहे 1680 रुपए से 1780 रुपए। रामपुर मंडी में इसके भाव 1710 रुपए से 1740 रुपए पर हुए और यहाँ की मथुरा मंडी में इसके सौदे 1630 रुपए से 1680 रुपए क्विंटल पर हुए। और अब चलते चलते नजर डालते हैं ट्विटर प्लेट पर। आइए देखते हैं क्या है खास आज ट्विटर प्लेट में। तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। अगर आपके कोई सुझाव हैं, आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो आप हमारा पता नोट कर लें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshan@gmail.com। तो आज के लिए कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। नए अंक में नई जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। हमारी कोशिश यही रहेगी कि कृषि संबंधी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाई जाए, ताकि हमारे किसान उन जानकारियों का इस्तेमाल कर सकें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।